बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टील गैस के वाजिबात से वफाकी हुकूमत ने हाथ उठा लिया। पाकिस्तान स्टील पर सुई सदरन गैस के वाजिबात 101 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए। वफाकी हुकूमत ने साफ कह दिया, 30 जून 2024 के बाद पाकिस्तान स्टील के वाजिबात की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी देखा जाए जी, पाकिस्तान स्टील क्या बंद होने जा रही है, सवालात उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान स्टील के गैस के वाजिबात वफाकी हुकूमत ने हाथ उठा लिया और ये कहा है कि 30 जून 2024 के बाद वफाकी हुकूमत पाकिस्तान स्टील के गैस के वाजिबात की जिम्मेदार नहीं होगी। और ये खत लिख के उन्होंने आगाह किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील ने सुई सदर गैस कंपनी को गैस सप्लाई बंदिश पर खत लिख दिया है और उसी तरह गैस को पाकिस्तान स्टील की गैस सप्लाई बंद करने पर वजाहत तलब कर ली है। और यहाँ कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील कॉर्पोरेट सेक्रेटरी मोहम्मद असगर ने सुई सदर गैस को खत लिखा है, कहा कि क्या वजूहत है कि ऐसी चीजें सामने आ रही है। इंडस्ट्री से पैदावार ने पाकिस्तान स्टील को खत लिखा था और ECC के कमेटी के इजलास में सुई गैस के वाजिबात की अदायगी पर तफसीलात दी गई थी, जिसे बताया गया है कि मजमूई वाजिबात जो पाकिस्तान स्टील पर सुई गैस के 101 अरब 87 करोड़ रुपए की बुलंद सतह पे पहुंच गए और पाकिस्तान स्टील का 2 कोविड चलाने का मौजूदा बिल से 15 करोड़ 43 लाख रुपए बनता है। और जो बिजली के बिल भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसे बताया गया है कि 23 मई 2024 को ECC इजलास में पाकिस्तान स्टील की गैस की मद में मजीद अदायगी न करने का फैसला हुआ था और 30 जून 2024 के बाद हुकूमत पाकिस्तान स्टील के गैस के वाजिबात की अदायगी नहीं करेगी। ये वादे किया है, कहा है कि 30 जून के बाद वफाकी हुकूमत सुई सदर गैस की जिम्मेदार नहीं होगी। जी अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। स्टील मिल्स की बहाली या निजकारी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास कल होगा। स्टील मिल्स बहाल हो सकती है या नहीं, कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वजारत सनत व पैदावार CEO स्टील मिल्स ब्रीफिंग देंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, इजलास में क्या ब्रीफिंग दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए स्टील मिल बहाल होगी या फिर कोई और ऑप्शन जो है उसको समझा जाएगा, उसको आगे जो है उसके तरीके से फिर स्टील मिल के मसले को हल किया जाएगा। इस हवाले से जो है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है, जिसके वफाकी वजारत सनत व पैदावार और CEO स्टील मिल कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। स्टील मिल के मौजूदा अखराजात और इनकी मालियात का जायजा लिया जाएगा। जबकि एजेंडे के मुताबिक 10 साल की इनकम और अखराजात पर कमेटी ब्रीफिंग देगी, जबकि गुज़श्ता 10 साल में कितने मुलाजमीन को भर्ती किया गया है और कितने रिटायर्ड हुए हैं, इस हवाले से भी जो है एजेंडे को इस चीज को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। जबकि पेंशन की मद में अखराजात का जायजा भी लिया जाएगा। जबकि स्टील मिल बहाल हो सकती है या नहीं, कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर जो है इस पर ब्रीफिंग अगला ऐलान करेगी। जी ताहा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन कहते हैं, डीजल महंगा होने से बोझ अवाम और ज़राअत पर पड़ता है, महंगाई का तूफान आ जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन नूर खान नियाजी कहते हैं, डीजल महंगा होने से किरायों में 20% इजाफा हुआ, ये बोझ अवाम पर मुंतकिल होगा और महंगाई का तूफान आएगा। लेकिन जब अभी 10 रुपए लीटर इन्होंने बढ़ाए हैं तो किराया तकरीबन 20% से सारा बोझ जो है ना शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं देता, ये अवाम पे शिफ्ट हो जाता और महंगाई का एक तूफान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बिजली बिल गैस जितने आ रहे हैं और एक ये अभी इन्होंने नया तक बम गिरा दिया लोगों पे, ये अवाम कहाँ जाएगी। नूर खान नियाजी बोले कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से स्पेयर पार्ट्स और टायर्स के अखराजात बढ़ जाते हैं। जुलाई से टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, हुकूमत होश के नाखून ले। जब डीजल बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है, हमारे स्पेयर पार्ट बढ़ जाते हैं, टायर बढ़ जाते हैं, हमारे ड्राइवरों के खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो तकरीबन सारा जो शिफ्ट होता है वो अवाम पे शिफ्ट हो जाता है। जुलाई से NHA ने टोल टैक्स के 25% वो बढ़ा दिए हैं। तो ये अभी कैलकुलेट हम करेंगे तो उम्मीद है कि अवाम भूखों मरेगी। ट्रांसपोर्टर्स का शिकवा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद सतह पर पहुंचने से कारोबार मुतासिर हुआ है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रेलवे इंतजामिया का अहसन इकदाम, मुसाफिरों की सहूलत के लिए मौसम गर्मा में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी। समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाई जाएगी। पहली समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी से रवाना होकर गुजरात, लाहौर, साहिवाल, खानपुर से होती हुई कराची पहुंचेगी। कराची कैंट से समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन की रवानगी 6 जुलाई को होगी। तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से।
जी बिल्कुल, जैसा कि जून जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, बच्चों के वेकेशंस जो है वो अब तक चल रहे हैं। मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ। जैसा कि वेकेशंस में एक शहर से दूसरे शहर जाने का सिलसिला, अपनों से मिलने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, बच्चों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे इंतज़ामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 2 समर वेकेशन के नाम से ट्रेन चलाई जाएगी। समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन जो है एक रावलपिंडी से कराची चलेगी और जबकि दूसरी कराची से रावलपिंडी चलेगी। ये समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन जो है वो 5 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाई जाएगी, जिसमें 14 स्टेशन होंगे। पहली स्पेशल ट्रेन जो है वो रावलपिंडी से 5 जुलाई को चलेगी, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो 6 जुलाई को कराची कैंट स्टेशन से रात 8:45 बजे रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। इसमें 17 बोगियाँ शामिल हैं। 17 बोगियों पर मुश्तमिल ये ट्रेन, जिसमें 2 AC स्टैंडर्ड, 2 बिजनेस क्लास और 12 इकनॉमी की कोचेज़ हैं। एक पावर वैन भी इसमें शामिल है। इसमें 1100 से ज़ायद मुसाफिर जो है वो बाआसानी सफ़र कर सकते हैं। जहाँ तक टिकट की बात, तो टिकट वही रेट है जो एक नॉर्मल ट्रेन के होते हैं, लेकिन चूँकि देखा जा रहा था कि मुसाफिर का जो सफ़र है वो जून जुलाई के महीने में बढ़ जाता है। बच्चों की छुट्टियों में लोग अपनों से मिलने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो रेलवे इंतज़ामिया ने इसको मद्देनज़र रखते हुए 2 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो 5 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेंगी। हर 2 दिन बाद ये ट्रेन चलाई जाएगी। जी आगे बढ़ें और बताएं, शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहर्रिक। महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। सीनियर डायरेक्टर इमरान अहमद राजपूत कहते हैं, ज़िला जनूबी से तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। महकमे का कोई मुलाजिम मुलव्विस पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है ज़िला जनूबी में भी ऑपरेशन किया गया है और तजावुज़ात का खात्मा किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में किन किन मकामात पर जो है तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद राजपूत। ये बताइएगा, तजावुज़ात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखें, अभी डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है कि बोरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा तशरीफ़ ला रहे हैं कराची में, तो काफ़ी बड़ा इज्तिमा होगा। उस हवाले से हमारी डिस्ट्रिक्ट साउथ की टीम मुसलसल ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि सॉफ्ट इनक्रोचमेंट है और वो दोबारा आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑपरेशन चला है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, हमारे जो वहाँ की नफरी है वो पार्क डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम कर रही है, क्योंकि कुछ जगहों पे प्लांटेशन करनी थी, मेयर साहब का हुक्म है। तो वहाँ जो तजावुज़ात हैं, ये हमारी टीम उसको रिमूव करने में अपने काम में लगी है और पार्क डिपार्टमेंट वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी हमारा ऑपरेशन जारी है। कल नाइट ऑपरेशन किया, लियाकताबाद 3 हट्टी ब्रिज के साथ जो तजावुज़ात थी वो रिमूव की गई। इसी तरह नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची हमारे ऑपरेशन जारी हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ज़िला शर्की, ज़िला वस्ती और इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में जो है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से रोज़ाना की बुनियादों पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर KMC का कोई मुलाजिम भी तजावुज़ात करवाने में मुलव्विस पाया गया तो उसके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क रवाना होने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हैं। कौन सी परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुई, बता रही हैं हमारी साथी एंकर उज़्मा बशीर। नजफ जाने वाली फ्लाई बगदाद की परवाज़ IF 334 मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर जाने वाली एयर सियाल की परवाज़ PF 143 मनसूख कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज़ 4.5 घंटे ताख़ीर का शिकार। कराची से कोलंबो जाने वाली श्रीलंका की परवाज़ें UL 184 मनसूख कर दी गई। कराची से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 मनसूख कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ PA 200 मनसूख कर दी गई। लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK 304 2 घंटे ताख़ीर का शिकार। लाहौर जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ R 522 ताख़ीर का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ R 524 मनसूख कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ ER 504 मनसूख कर दी गई। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज़ PK 306 मनसूख कर दी गई। कराची से पेशावर जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ ER 554 मनसूख कर दी गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने फ़ज़ाई सफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया। बैरून मुल्क सफरी टिकट पर टैक्स 5,000 से बढ़ाकर 12,500 रुपये आयद कर दिया।
ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین حنیف رنج کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر غریب لیبر کلاس طبقہ ہوگا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے. جی بالکل، حالیہ بجٹ کے اندر ہم دیکھیں تو حکومت نے جہاں ٹیکسز کی بھرمار کری، وہیں بیرون ملک سفر کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا گیا. اس کے اوپر بھی کم سے کم اگر بات کریں جو یہاں سے ہمارے مین پاورنگ کے لیے جو لوگ شہر سے جو لوگ جاتے ہیں، ملک سے جو ٹریول کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی 12,000 12,500 روپے کا ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا. ذرا جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسوسی ایشن سے منسلک ہیں حنیف صاحب، انہی سے جان لیتے ہیں. حنیف صاحب، یہ جو انڈسٹری کے اوپر کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری بہت اس وقت عطاب کا شکار تھی، لیکن یہ ٹیکسز کتنا آپ کو ڈیمیج ہوگا آپ کی انڈسٹری کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ایک تو سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ ہماری حکومت جو بھی پالیسی بناتی ہے بڑی جلد بازی میں بناتی ہے. ایسوسیشن جس کے تقریباً 1200 ممبر ہیں اور پورے پاکستان کی ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے، یہ ایسوسیشن سے بغیر کسی مشاورت کے یہ اس طرح کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. اگر ہمیں پہلے اعتماد میں لیا جاتا تو ممکن ہم اس سے بھی کوئی اچھی ترکیب بنا دیتے. ہمیں پتہ ہے حکومت کے پاس کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ریونیو جنریٹ کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے جو معاشی حالات ہیں، جو ملک کی پریشانیاں ہیں، تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں نا. ہم بزنس کر رہے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس سرکار کو جمع کر کے دیتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. ہم شاید کل جو ہے نا تینوں جگہوں پر اپنے پریس کلب میں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اور فی الحال تو پہلے مرحلے میں تو ہم تمام وزارتوں کو اس طرف لکھ رہے ہیں، ان کی توجہ دلوا رہے ہیں. اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی شامل ہیں اور ہمارے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ کم از کم اس کو آپ ریویو کریں، ریوزٹ کریں. جیسے نہیں صاحب نے صاحب بتا دیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یقیناً ٹیکسز کے بارے میں ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. اگر جو اس کاروبار سے منسلک لوگ ہیں، اگر ان سے مشاورت کی جاتی تو یقیناً کوئی اور راستہ حکومت کو ریونیو جنریٹ کرنے کا یقیناً بتایا جا سکتا تھا. لیکن اب یہ ٹیکسز کی بھرمار جو ہے یقیناً عام صارف یا عام وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں انہی پہ اس کا بوجھ ڈالا جائے گا. جی، محرم الحرام اور مونسون کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈسٹرکٹ ویسٹ نے کانٹیجنسی پلان مرتب کر لیا. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. جی بالکل، مونسون اور محرم الحرام ایک ساتھ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ پر کام کا دباؤ بڑھ گیا ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کی اگر بات کی جائے، پسماندہ علاقوں پر مشتمل یہ ڈسٹرکٹ ہے، اور یہاں پر جو بلدیاتی خدمات کی انجام دہی ہے وہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہ بھی ان دونوں ایونٹ کے حوالے سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کس طرح مینج کیا جائے گا محرم الحرام کو اور مونسون کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ رحمت اللہ لاشاری سے جانتے ہیں، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈسٹرکٹ ویسٹ. بہت شکریہ سر. فرمائیے گا محرم الحرام کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام کے حوالے سے ہماری تیاری ہو چکی ہے اور تمام روٹس ہم نے کلیئر کر دیے ہیں. اور ہمارے ڈپٹی کمشنر احمد علی صدیقی صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈیبریز راستوں وغیرہ میں آئے تو وہ بھی کلیئر کر دیں، تو ہم نے کلیئر کر دیے ہیں. اور مزید اگر کوئی شکایت کوئی ایسی موصول ہوئی تو ان کو بھی ہم کلیئر کر دیں گے. اور تمام ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین ان کے ہم رابطے میں ہیں. میرے ایم ڈی سید امتیاز شاہ کے احکامات ہیں کہ ہم ان کے رابطے میں رہیں اور ان کے رابطے میں ہم ہیں. بالکل. سلمان صاحب، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اورنگی ٹاؤن کے. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کا خطاب اس کو ملا ہوا ہے. بتائیے گا وہاں کس طرح محرم الحرام کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اس میں ہمارے جلوس روٹ جو مرکزی ہمارے ہیں 3 بڑے جلوس ہیں جو کہ 7, 8 اور 9 محرم کو ہوتے ہیں. اور جو بڑا جلوس ہے وہ 8 محرم کو ہوتا ہے. اس کے تمام انتظامات کے حوالے سے اس پورے جلوس روٹ کو وزٹ کیا، تو اس میں ہمارے ساتھ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء صاحب بھی موجود تھے اور احمد علی صدیقی. تو اس کے لیے ہمارا کانٹیجنسی پلان جو ہم نے سبمٹ کیا ہے بورڈ میں بھی اور ڈی سی آفس میں بھی 100 سینیٹری ورکرز ہمارے تعینات رہیں گے جو کہ تمام جلوس روٹ کو کور کریں گے. یہ ہماری روٹین لیبر کے علاوہ ہٹ کے ہے. اور 30 رکشے 30 ہیلپر کے ساتھ اسٹینڈ بائی پر ہیں. اور رین ایمرجنسی کے حوالے سے ہماری جتنی بھی مشینری ہے وہ بھی آن گراؤنڈ رہے گی. بالکل. کہا یہ جا رہا ہے کہ کنٹیجنسی پلان مرتب کر لیا ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے، اور اس حوالے سے نہ صرف محرم الحرام بلکہ مونسون کے حوالے سے بھی جو ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. البتہ علاقہ پسماندہ ہے، کچھ نہ کچھ ہرڈل سامنے آ سکتی ہیں. جی. احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی. عدالت نے بغیر کارروائی سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کیس چلائیں، تماشے لگائیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. تفصیل اس رپورٹ میں.
एहतजाब अदालत में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अजीब मामला है, 5 साल से केस नहीं चलाते। नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा कि केस साबिक वजीर आजम ने बनवाया था। इनके साथी कहते हैं ये केस जनरल बाजवा ने बनवाया था। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप इन केसेस को चलाएं। आपने हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, हम पे मुकदमा बनाया है, तो आप ये 5वां साल है, केस चलाते क्यों नहीं है? ये तमाशे जब तक हम लगाएंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ये आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं। मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करेगा। जब तक नैब रहेगा आपका मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वजीर आजम ने साफ कहा, हुकूमत में हूँ ना अपोजिशन में। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने लिख कर भेजा ये बजट नाकाम है। एक कंपनी ले आए जो कह दे ये कारोबार दोस्त बजट है। मैं ना हुकूमत में हूँ ना अपोजिशन में हूँ, हम तो असेंबली में नहीं हैं। जिन्होंने बजट पास किया, हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिख कर भेजा कि ये बजट नाकाम है। शाहिद खान अब्बासी ने सवाल उठाया, आपने MPA MNA को 500 अरब रुपए दिए हैं, आवाम पर बोझ डालकर अपने खर्चे 25% बढ़ा रहे हैं। एक आदमी की आमदन का 50% टैक्स में जाता है। सिगरेटों की स्मगलिंग हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हर ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। बस ये देखना होगा कि हर बार हमारे नौजवान क्यों कुर्बानी देते हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया। ये मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ऐसी मिसाल है कि आप एक आम शहरी हैं, आपकी एक आमदन है, आप जो टैक्स अदा करेंगे हुकूमत को, जो हुकूमत की आमदन है उस पर आप मज़ीद 10% टैक्स और अदा करेंगे। तो ये नई बातों का सिलसिला इस बजट में जो है, ये इसकी कोई इंतहा नहीं है। गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत के मौके पर साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान ने अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला नहीं आता, रेफरेंस की समाअत में पेशरफ्त नहीं हो सकती। शादी की खुशी में दूल्हे के दोस्त की फायरिंग से लड़की जाँ बहक हो गई तो पुलिस ने दूल्हे और इसके बाप को गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में पेश कर दिया। अदालत ने जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, शादी की खुशी में दोस्त की फायरिंग दूल्हे के ही गले पड़ गई। पुलिस ने गिरफ्तार करके दूल्हा और उसके बाप को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुल्जिमान में दूल्हा नूर जमान और उसका बाप मीर अकबर शामिल है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इन जो दूल्हे की शादी थी, इसमें इसके दोस्त इमरान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में गोली लगने से 17 साल की लड़की जो है ज़ख्मी हो गई थी, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूल्हा और उसके बाप को गिरफ्तार किया, जबकि जो बारातियों की बस थी उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि जो दोस्त था जिसने फायरिंग की, मोहम्मद इमरान, वो ताहाल मफरूर है। इसके बाद पुलिस ने जो है वो थाना साइड ए में जो है वो दूल्हा और उसके बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जी, शहर में गर्मी के बायस एयर कंडीशनर और एयर कूलर की मांग में इजाफा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के ताजिर सुहेल मलिक कहते हैं, डिमांड बढ़ने से पंखे और एयर कूलर की किल्लत हो गई है। दुकानदारों ने नाजायज फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा दी, आज खुद 20% इजाफा कर दिया। काविश मेमन से मजीद जानते हैं। आप बिल्कुल देखें, सूरज कहर बरसा रहा है, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि एयर कूलर और एयर कंडीशनर की डिमांड में भी वाज़ेह तौर पे इजाफा देखा जा रहा है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक डीलर के ताजिर हैं सुहेल मलिक। सुहेल साहब, बताइएगा, ज़ाहिर है कि शहर में देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है, प्राइस में भी इजाफा होता है, क्या मामला हैं इस वक्त? देखें जी, जो इस वक्त इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हमारा साउथ एशिया है, जिसमें पाकिस्तान में चूँकि हम जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए प्लांटेशन वगैरह की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से इस साल जो हीट वेव आई है, ऐसा लाइफ टाइम में कभी भी नहीं है कि इतनी कंटिन्यूस जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया हीट वेव की वजह से। तो उससे आम आदमी भी परेशान है, मिडिल क्लास वाला भी परेशान है। उसकी वजह से चूँकि शॉर्टेज हो गई है, कंपनियों ने जो
2023 के अंदर प्लानिंग की थी कि 2023 में सेल ना होने की वजह से 2024 में माल कम बिकेगा। उसी प्लानिंग की वजह से रॉ मटेरियल का भी फुकदान रहा और फिर साथ के साथ जो है कंपनियों के पास स्टॉक डिमांड के मुताबिक नहीं था। तो अब जब बकरीद से पहले डिमांड एकदम निकली फ्रिज की, डी फ्रीज़र की, तो फ्रिज शॉर्ट हो गया, डी फ्रीज़र शॉर्ट हो गया, फिर गर्मी की वजह से एसी शॉर्ट हो गया, एयर कूलर शॉर्ट हो गया, पंखा शॉर्ट हो गया। इस शॉर्टेज का हम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, प्राइस भी इंक्रीज़ की। लेकिन आम आदमी जो है अपने बच्चों के लिए, चूँकि उसको रात गुजारनी है सुकून के साथ, जिसकी गुंजाइश थी उसने महंगा एसी ख़रीदा, जिसकी गुंजाइश कम थी उसने महंगा एयर कूलर ख़रीदा, जिसकी गुंजाइश उससे भी कम थी उसने पंखा ख़रीद कर बैटरी लगाकर पूरी रात अपने बच्चों को सुकून फराहम किया। ये एक हमारे माशरे का अलमिया है और इस अलमिया की वजह से हमें सबको जो है मुत्तफ़ा के तौर पर सोचना चाहिए कि जब भी इस किस्म की चीज़ें आएँ तो हम प्राइस को इंक्रीज़ ना करें खुदारा, क्योंकि अल्लाह जो है वो सब चीज़ों को देख रहा है। मखलूक परेशान होती है तो जाहिर सी बात है अगर हम उस पर रहम करेंगे अल्लाह हम पर रहम करेगा। ठीक है, ताजुल सोहेल मलिक मेरे साथ मौजूद है। इस हवाले से उनका कहना है कि डिमांड बढ़ने की वजह से जो दुकानदार है उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और 20% तक इजाफा किया गया। जी, सिंध काबीना में तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा क्यों सिंध काबीना में तब्दीली की जा रही है? जी देखिए, यहाँ पे ये खबर मिली है कि सिंध काबीना में बाज़ वज़रा की कारकर्दगी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को कहा है कि सिंध काबीना में जो वज़रा ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भी मालूम हुआ है कि सिंध काबीना में कुछ तब्दीलियों का इम्कान है और कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध को हिदायत कर दी गई है कि सिंध काबीना में कुछ सूबाई मुशीरों और सूबाई मुआवनीन इजाफा किया जाए, कुछ नए चेहरों को, कुछ नौजवान MPs को मावनीन खुसूसी का दर्जा दिया जाए। तो इस पे गौर हो रहा है। आज ये भी मालूम हुआ है कि कुछ अरकान असेंबली की आज शाम वज़ीर आला सिंध से मुलाकात मुतफ़िक है, वो भी इसी तनाजुर में मुलाकात हो रही है। अब देखना ये है कि ये तब्दीलियाँ कब हो रही हैं। अलबत्ता ज़राए कह रहे हैं कि सिंध काबीना में बहुत जल्द तब्दीलियों का इम्कान है। बहुत जल्द तब्दीलियों का इम्कान है। आजिज़ जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। UAE की सिविल एविएशन का कराची एयरपोर्ट एविएशन सिक्योरिटी का जायजा। एयर कमोडो शाहिद कादिर, डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी ने इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद रहमानी, अमाराती टीम के दौरे के हवाले से बताइए। मुत्तहिदा अरब अमारात की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी UAE JCCA जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एविएशन सिक्योरिटी का जायजा लिया है। 2 रुकनी अमाराती एविएशन सिक्योरिटी टीम की क़यादत पे अब्दुल्ला अलकाबी कर रहे हैं, जो कि अलकाबी UAE JCCA डायरेक्शन सिविल एविएशन सिक्योरिटी अमूर है। कराची पहुंचने पर एयर कमोडोर शाहिद कादिर, डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस्तकबाल किया। इफ्तिताई इजलास में एयरपोर्ट मैनेजर तमाम मुतल्लिका हवाई स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। अगले 4 दिनों में टीम हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ एविएशन सिक्योरिटी इंतजाम के मुताबिक का मुआयना करेगी, जबकि अमारती टीम के लिए परवाजों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो देगी। जबकि अमारती टीम का दौरा पाकिस्तान UAE सिविल एविएशन इदारों के दरमियान एविएशन सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने में ताउन जारी रखने का काफ़ है। जी खुर्शीद, आपका बहुत शुक्रिया।